प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ये बोलना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इनफैक्ट इंडिया में भी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्हें भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी मर चुका है। ठीक है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, क्या सही में ये डेड हो चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के पास या फिर इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाया और भी धमकी दिया है कि और भी ज़्यादा कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। थर्ड होगा कि ट्रंप, देखिए पहले तो बहुत अच्छा था इंडिया के साथ टर्म्स ना, इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल डेज तक बहुत अच्छा टर्म्स था, फुल कॉपरेशन। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने इंडिया को या फिर भारत को अपना दुश्मन बना लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जिसका मैं आंसर करने जा रहा हूं कि अगर किसी को सही में लगता है कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुका है तो वैसे लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट के हालात देख लेते हैं कि ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद इंडियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट से पहले हमें वर्ल्ड मार्केट देखना होगा, क्योंकि कंपैरिजन है ना कि बाहर क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहले बाहर का मार्केट देखते हैं, उसके बाद इंडियन मार्केट्स देखेंगे और उसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने बोला है उसको कवर करूँगा। तो देखिए वर्ल्ड मार्केट अगर आप देखें, देखिए स्टार्ट करते हैं यूएस से ही ना। ट्रंप के कंट्री से हालात ख़राब है ना, सभी जगह गिरा हुआ है, सभी कुछ गिरा हुआ है। ठीक, उसके बाद प्री मार्केट भी देख लेते हैं, मतलब फ्यूचर्स उनका ये इंडिकेशन देता है कि आज उनका मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है, बुरी तरह से सभी कुछ यहाँ भी गिरा हुआ है, देख लीजिए कितना कितना गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स देख लेते हैं, यहाँ तो ब्लड बाथ हुआ है, ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स में ब्लड बाथ है। एशियन मार्केट्स देख लेते हैं, यहाँ भी हालात अच्छे नहीं है ना, यहाँ भी अच्छा खासा गिरावट आया है। ठीक है, अब इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं कि आज इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट भी गिरा हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का आप यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और इंडियन मार्केट से पिछले कुछ समय से ही प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो ऑफकोर्स टैरिफ का तो प्रॉब्लम है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए है कि भाई कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, मार्केट वेट कर रहा है कि वहाँ थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आए तो फिर थोड़ा यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेक्टर्स भी अगर आप देखें तो कल ही वाला जो है ना, मतलब एफएमसीजी आज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एचयूएल का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर आया है पहले के मुकाबले, एक पॉजिटिविटी आया है। और वहाँ पे लग रहा है कि भाई अर्बन कंजम्पशन थोड़ा पिकअप पकड़ रहा है, तो उसके कारण हो सकता है आने वाले समय में इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, सिक्लिकल है, ऐसा नहीं कि एफएमसीजी हमेशा के लिए ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ भी वापस आएगा, कुछ समय लगेगा, ये भी वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन देख सकते हैं, फार्मा बुरी तरह से गिरा हुआ है, डिफेंस गिरा हुआ है, आईटी, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स आज बुरी तरह से गिरे, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो यस, निगेटिविटी तो है आज मार्केट में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, नाउ आज के टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जिंदा है या फिर क्या है। ठीक है, तो देखिए इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, किसी भी इकोनॉमी का, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, परफॉर्मेंस आप कैसे चेक करेंगे। एक तो सिंपल तरीका होता है, जनरली हम वो डिस्कस कर लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट, ताकि बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, इस तरह का स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमी कैसा कर रहा है। देखिए इकोनॉमी अगर आप चेक करना है ना जीडीपी के अलावा, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे। देखो आप चेक करो उस कंट्री में ना कि भाई क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कैसा चल रहा है, इसी से पता चले ग्रोथ है ना। अगर वो कंजम्पशन काफ़ी कम है तो पता चला यार ये तो डेड है, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्रूड ऑयल का किस तरह का कंजम्पशन है, स्टील का कंजम्पशन कैसा है, सीमेंट का कंजम्पशन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेट यूज़र्स कैसे हैं वहाँ पे, ये सब, कार सेल्स कैसा है, वर्ल्ड में पोजीशनिंग कैसा, इससे ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो सही बात है, इकोनॉमी आपका डल है या फिर डाउन है या फिर डेड है, जो भी बोले आप। ठीक है, ये सब डिटेल्स आगे चेक करते हैं और उसके बाद आपको जीडीपी का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले ये। ठीक है, तो देखिए अगर आप क्रूड ऑयल का कंजम्पशन देखेंगे ना पूरे वर्ल्ड में, इंडिया 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 है इंडिया। 5.3 मिलियन बैरल्स पर डे ना रफली हम यूज़ करते हैं, और वर्ल्ड का अबाउट 5% है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई दिख रहा है कि पोज ठीक ठाक है। ठीक, उसके बाद स्टील प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में 2nd हैं चाइना के बाद। ऑफकोर्स चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है,
ठीक है। चाइना का जब भी नाम लेता हूँ उससे हम बहुत कम हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो हैं वर्ल्ड में, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। उसके बाद सीमेंट प्रोडक्शन अगेन हम सेकंड नंबर पे हैं वर्ल्ड में, चाइना के बाद। चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूजेस देखें ना, प्रोड्यूसर, इनफैक्ट प्रोड्यूसर अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा हो रहा है वर्ल्ड में, तो हम थर्ड नंबर अगेन है पूरे वर्ल्ड में, थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एक डिमांड है, कंजम्पशन है, तब तो हम जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों कर रहे हैं? और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट करें इतना ज़्यादा, या सीमेंट बना रहे हैं, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है, या फिर स्टील का कंजम्पशन है, इकोनॉमी चल रहा है, तब तो भाई सब कुछ मर चुका है, तो फिर ये सब क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? कहाँ यूज़ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं ये सब हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इंडिया में यूज़ हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंजम्पशन देखें इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ भी हम थर्ड नंबर पे हैं, मतलब प्रोड्यूसर भी थर्ड हैं, कंजम्पशन में भी हम थर्ड हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि भाई नया इकोनॉमी अब है ना, अब तो रिन्यूएबल एनर्जी का बात होगा। उसके बाद बात होगा कि डेटा यूजेस कहाँ हो रहा है, कितने लोग मोबाइल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ये सभी तो न्यू इकोनॉमी में तो यही देखते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी अगर आप देखेंगे ना, तो जून 2025 का डेटा है हमारा, ग्लोबली अगर आप देखें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, तो फोर्थ नंबर पे हैं हम पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। विंड एनर्जी में फोर्थ नंबर पे हैं। एक तो टोटल मैंने रिन्यूएबल एनर्जी बोला फोर्थ, उसमें ब्रेकअप करेंगे तो विंड एनर्जी फोर्थ पे है, और सोलर पावर कैपेसिटी में हम नंबर थर्ड में है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट यूजर्स अगर आप देखें तो वर्ल्ड में हम सेकेंड नंबर पर आते हैं। ऑफकोर्स चाइना नंबर 1 है, उसके बाद हम है, उसके बाद US आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। कार सेल्स भी अगर देखें ना वर्ल्ड में, तो हम नंबर थर्ड में आते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वहाँ पे चाइना है, उसके बाद US है, उसके बाद हम आते हैं। जापान के आसपास ही है, जापान भी क्लोज कॉम्पिटिटर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब देखकर तो नहीं लगता है ना कि भाई इकोनॉमी डेड हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और डिटेल, जैसे GDP आप लोग जानना चाहते होंगे ना, तो ये डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है या फिर RBI क्या बोल रहा है ना। बाहर देखते हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज है ना, वो इंडिया के बारे में क्या बोल रही हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंट ही उनका जून 2025 का डेटा आया है ना, उन्होंने बोला कि GDP ग्रोथ रेट अबाउट 6.3% के आसपास रहेगा। पहले बता देता हूँ, RBI बोला 6.5% के आसपास, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का बोलना है इस फाइनेंशियल ईयर में 6.3%, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा बढ़कर ये 6.5% आएगा। उनका ये भी बोलना है कि भाई ठीक है, बाहर प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम के बीच इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा इन वर्ल्ड, मतलब मेजर इकोनॉमी, ठीक है, छोटे मोटे कंट्रीज़ की बात नहीं करो, मेजर इकोनॉमीज़ में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग होगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद IMF, ठीक है, उनका भी बोलना है कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, और उन्होंने 6.4% बोला है, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दोनों के लिए 6.4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक का बोलना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 6.7% के आसपास का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला है। मूडीज़ जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, US का ही है भाई, उनका बोलना है कि फाइनेंशियल ईयर में अबाउट 6.3% के आसपास का ग्रोथ रहेगा इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे सही बात है, ये टैरिफ का प्रॉब्लम है, तो इसके कारण GDP पे फ़र्क तो थोड़ा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि US के साथ जो हमारा टोटल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना, $130 बिलियन के आसपास है, उसमें ऑफकोर्स ज़्यादातर तो हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, इंपोर्ट रिलेटिवली कम करते हैं। लेकिन हाँ, GDP का अगर परसेंटेज देखें, क्योंकि वहाँ पे ना गुड्स और सर्विसेज अलग है, गुड्स का देखें तो परसेंटेज ऑफ GDP हमारा 2% से भी कम है। कल मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था। तो उसके कारण ऑफकोर्स GDP पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक्सपर्ट्स की अगर हम माने, या जो भी एनालिसिस आ रहा है अभी तक, तो उसमें लग रहा है कि 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, मतलब 0.2 to 0.3% हमारे GDP ग्रोथ रेट पे। लेकिन वो तब पड़ेगा जब ये जो 25% का टैरिफ है लगातार बना रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों का 1-2 महीना रहा, उसके बाद हट गया तो फ़र्क पड़ जाएगा। इसको इस तरह से देखें, ठीक है। अगर आने वाले महीनों में डील नहीं हो पाए, लगातार ये चलता रहा, तब फ़र्क पड़ेगा। कुछ दिनों का या फिर 1-2 महीने से उतना ज़्यादा निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, हम कोई बड़े एक्सपोर्टर नहीं है। सही बात है, US को, मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका बड़ा हिस्सा हम US में एक्सपोर्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वही हमारा काफ़ी कम है। हम कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर है नहीं। हमारा ज़्यादातर जो GDP आता है ना, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है, एक्सपोर्ट का हिस्सा काफ़ी कम होता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तो बहुत हार्श वर्ड हो गया, निगेटिव असर ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी डेड नहीं है, ये भी एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी तो आप लोग को मिल गई होगी, जो भी डिटेल्स मैंने दिया, ठीक है।
बोलने के लिए तो क्या जाता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, बट हाँ हमें खुद का दिमाग लगाना है, खुद का डेटा चेक करना है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है। किसी के बोलने के आधार पे हम डिसाइड नहीं करेंगे ना क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद इंडिया के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है भाई। टैरिफ लगा दिया है मिस्टर ट्रंप ने 25% का, और वो सिर्फ, और उसके बाद धमकी भी दे रहे हैं कि ये तो भाई इससे आगे भी लगाएंगे, रसिया के साथ डीलिंग बंद करो, वो बंद करो, ये करो वो करो। तो बोला कि और भी ज़्यादा हो सकता है पेनल्टी। सो लेट्स सी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो देखिए इंडिया के लिए एक तो ऑफकोर्स ऑप्शन है कि देखिए भाई कुछ भी हो, यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है। ट्रंप को आप लाइक करें या हेट करें या जो भी करें, इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे पावरफुल, सबसे बड़े इकोनॉमी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि भाई जो निगोसिएशंस है उसे हम चलते रहने देना, ठीक है भाई। थोड़े प्रॉब्लम्स आए हैं लेकिन ऐसा नहीं कि बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि निगोशिएशंस तो चल रहे हैं। यूएस का टीम भी इस महीने आने वाला है, ठीक है। और आने वाले कुछ महीनों में अगर कुछ गिव एंड टेक करके हो जाता है तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है, ठीक है। और वो चल भी रहा है, ठीक है, तो उससे उम्मीद भी है कि आने वाले महीनों में मामला कहीं ना कहीं सेटल करेगा, ठीक है। एक तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि भाई देखिए हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट तो करते नहीं हैं, तो भाई जो एक्सपोर्ट यूएस में हो रहा है ना उसका थोड़ा हिस्सा हम और डाइवर्सिफाई करें। यूएस अकेला कंट्री तो नहीं है ना वर्ल्ड में, सही बात है, सबसे बड़ा है ये सब तो ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ भी है ना, तो थोड़ा वहाँ से थोड़ा निकाल कर दूसरी जगह हम ट्राई करें वहाँ एक्सपोर्ट करने का। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बात चल रहा है एफटीए का, तो अगर वो हो जाता है इस साल के अंत तक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूके के साथ तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एशियन कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, बहुत सारा ऑप्शंस हैं। तो अगर थोड़ा हम एफर्ट लगाएं, थोड़ा और डाइवर्सिफाई करें, तो जो भी इसका नेगेटिव असर है उसे कुछ हद तक हम नलीफाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद जो हमारा एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पीएलआई स्कीम, ये सब थोड़ा और ज़्यादा गवर्नमेंट दे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है ना उसका जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, कि भाई अगर थोड़ा टैरिफ लग भी जाए उसके बाद भी हम कॉम्पिटिटिव हों और बेच सकें। ये सब कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, जो कि ऑफकोर्स होपफुली काम भी होगा। एक और बहुत बड़ा स्टेप हम ले सकते हैं ना कि भाई जहाँ जहाँ हम कॉम्पिटिटिव नहीं है वहाँ ट्राई करें कॉम्पिटिटिव बनने का। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, हम डर रहे हैं ना कि बाहर से अगर सामान आएगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सामान है उसका बिक्री कम हो जाएगा। हो सकता है जो बाहर से आ रहा है उसका प्राइस ज़्यादा कम हो तो नेचुरली लोग उसको खरीदने लगेंगे। हो सकता है कहीं क्वालिटी अच्छा हो तो उसको लोग खरीदने लगेंगे। तो इंडिया में जो आ रहा है, इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो शायद ना बिके या कम बिके, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसका एक तो तरीका ऑफ कोर्स है कि भाई आप बाहर से आने ना दें, ये तो है, ठीक बात है, वो सरकार कर भी रहा है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन एक हो सकता है कि इंडिया में ये जो चीज़ें हैं ना, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, इसको हम कॉम्पिटिटिव बनाएं, इस पर और ज़्यादा एफर्ट लगाएं। अच्छा तो यही होगा ना, मतलब अगर हम यहाँ पे ध्यान देकर इसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो भाई बाहर से आना तो ठीक बात है, हम अगर और अच्छा इसको बनाएं तो हम भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ भी अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो हम लगे हुए हैं कि भाई हमें और एक्सपोर्ट करना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, ठीक है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं सरकार का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार तो बदलते रहता है, कब कौन आएगा, लेकिन हाँ इंडिया को इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा इसको कॉम्पिटिटिव बनाइए। एग्रीकल्चर अगर वीक है तो और ज़्यादा एफर्ट लगाइए। डेयरी अगर वीक है, बाहर का कॉम्पिटिशन नहीं झेल सकता है, तो थोड़ा इसको और कॉम्पिटिटिव बनाइए, वहाँ मेहनत कीजिए। कॉम्पिटिटिव बनाइएगा तो जो लोग वहाँ पे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना, उनको और ज़्यादा प्राइस मिलेगा। वो बाहर अगर एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा और देश का भी फ़ायदा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बंद करना तो बहुत आसान है, ठीक है, मैं आने नहीं दूंगा, सब बंद कर दूंगा, लेकिन बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनका भी कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। मतलब फार्मर्स हमारे यहाँ देखें ना, अगर उनका सिचुएशन देखें, शुरू से इंडिपेंडेंस से लगा हुआ है सरकार, फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स, लेकिन ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी आइडियली हमें और ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं कि भाई किन किन सेक्टर्स के साथ देखिए प्रॉब्लम होगा। कल भी मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर दे कि टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, फार्मा हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहाँ की वैसी कंपनी जिसका वहाँ अच्छा खासा एक्सपोर्ट है उनको बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। मैं जब भी बोल रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात बोल रहा हूँ। इकोनॉमी में सिर्फ यही सेक्टर्स नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारा चीज़ है, तो ओवरऑल पिक्चर मैं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ जो मैंने नाम बताया वहाँ पर तो प्रॉब्लम होगा ना। कोई कंपनी अगर वहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए प्राइस 100 रुपीज़ है, अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई जो 100 रुपये का सामान तुम बेचने आ रहे हो यूएस में, अगर 100 रुपये का सामान बेचना है तो मुझे 25 रुपये का टैक्स दो, ठीक है। तो आपने 25 रुपये का टैक्स दे दिया ट्रम्प को, तो 100 रुपये का सामान तो अब आपको 1 रुपया 125 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है।
तो कितना महंगा हो गया। वहाँ जो खरीदने वाला है पता नहीं खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। पहले उसको 100 में मिल रहा था, अब 125 में मिल रहा है, तो बोलेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा, वापस ले जाओ, नहीं बिकेगा सामान, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है ना, उनके बहुत सारे लाइक टेक्सटाइल में वो लोग हैं, लेदर में हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में हैं, केमिकल एक्सपोर्ट्स में हैं, तो ये सब बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा। और आईटी सर्विसेज गुड्स तो है नहीं, तो डायरेक्टली तो टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन वीज़ा रूल्स में अगर कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसके कारण आईटी में भी प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। इसको इस तरह से देखें तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है एरियाज़। अगर यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए। और लेट्स सी, अभी मतलब ऐसा बोल देना कि ट्रेड डील नहीं होगा, सही नहीं होगा। अभी तो इनिशियल डेज है ना, बातचीत चल रहा है, आने वाले महीनों में कुछ पॉजिटिविटी आ सकता है। सो ट्रम्प को अचानक क्या हो गया, इंडिया से दोस्ती था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर इंडिया को उन्होंने दुश्मन कैसे बना लिया ना। अभी तो उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सब कुछ डेड हो चुका है, ये हो चुका, हो चुका, लग रहा है जैसे एनिमी नंबर 1 हो चुका है इंडिया उनका। बट एनी हाउ, तो देखिए हुआ क्या है ना कि ट्रम्प जब आए थे उन्होंने बोला था भाई जो ये रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, तो मैंने एक ही दिन में बंद करा दूंगा। इनफैक्ट मैं आने से पहले ही बंद कर दूंगा, प्रेसिडेंट बनने से पहले ही बंद कर दूंगा, या पहला दिन बंद कर दूंगा। कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। काफ़ी समय बीत चुका और नहीं लग रहा कि उनसे कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो अब उनको क्या चाहिए कि भाई उनका भी तो वोट बैंक है ना, तो वो बोले चलो ये नहीं हुआ, दूसरा तो मैं कर रहा हूँ ना, तो दूसरे के नाम पे मतलब एक स्टार्ट किया उन्होंने कि इंडिया पाकिस्तान का मैंने रोक दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान तो आपको पता है भाई, वो तो बोल ही रहा है कि हाँ ट्रम्प नहीं रोका है, ठीक है। इंडिया नहीं मान रहा है। इंडिया मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो इवन संसद में जाकर बोल दिया कि नहीं भाई किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमने डिसाइड किया, क्योंकि पाकिस्तान ने आके बोला कि भाई बंद करना है, तो फिर हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इस तरह से देख, मतलब किसी भी वर्ल्ड लीडर का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं, क्लियरली बोल दिया। अब ट्रम्प और भी ज़्यादा चिढ़ गए होंगे ना, अब उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी बोल रहा है कि मिलना चाहिए, इंडिया की तरफ से कुछ है ही नहीं, तो इंडिया नहीं बोला कैसे मिलेगा ना, दोनों पार्टी उसको एग्री करना पड़ेगा कि नहीं सही रुकवाया है इसने। लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, बट एनी हाउ बोला जा रहा है 30 टाइम्स बोल चुके हैं, 35 टाइम्स बोल चुके हैं, कोई मतलब नहीं बनता है ना। वैसे तो वर्ल्ड में कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा, क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। इंडिया तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है भाई, अगर किया था तो इंडिया एक्सेप्ट करता, ठीक है। तो वो हो गया, चिड़े हुए हैं इंडिया से, ठीक है। उसके बाद देखिए उनका बोलना है कि क्योंकि सभी जगह क्या हो रहा है ना कि सभी कंट्रीज़, मैं तो यही बोलूँगा, झुक जा रहे हैं बिल्कुल ट्रम्प के सामने। वो जैसे जापान का देखिए ना, मतलब लाफिंग स्टॉक, जापान बोल रहा है कि भाई मैं 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, 550 बिलियन $, 90% का प्रॉफिट भी तुम ले लो, मैं सिर्फ 10% का। ऑल्दो जापान एग्री नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रम्प ने ऐसा ही बोला था, ठीक है। इस तरह का कोई डील कैसे कर सकता है ना। और मैं 15% चार्ज करूंगा, 20% चार्ज करूंगा, तुम मेरे सामान पे 1 पैसा भी चार्ज नहीं कर सकते हो। देखिए कुछ महीनों का चीज़ है, या फिर 1-2 साल या कुछ साल, हमेशा नहीं चलेगा, ये रिटेलिएशन होगा, ठीक है। इंडिया ये मना कर रहा है ना, वो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर, डेयरी, सभी पे मुझे एंट्री चाहिए, मेरे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगना चाहिए, मतलब मेरे सामान पे। और मैं तो ऑफकोर्स 15% तो मिनिमम लगा रहे हैं, वो तो लगाएंगे, इंडिया पे भी लगेगा कम से कम डील होने के बाद भी, ठीक है। सिर्फ यूके लकी था 10% मिला है, बाकी तो यूरोपियन यूनियन या फिर जापान 15% मिला है, और बाकियों का तो 19-20% भी मिला है, ठीक है। उस तरह से देखें तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद रसिया के साथ बोल रहे हैं क्रूड ऑयल लेना बंद कर दो, डिफेंस टाइज बंद कर दो। कैसे बंद कर देंगे भाई, रसिया ने हमेशा हमारा हेल्प किया है, उसी के कारण डिफेंस हमारा इतना डेवलप किया या फिर स्ट्रांग है, जो भी आप बोले, हाँ उससे बंद कर लेंगे, कहाँ से खरीदेंगे फिर, ठीक है। ऑफकोर्स यूएस है तो रिलायबल पार्टनर है ही नहीं ना। F-35 वो प्रेशर बना रहे थे, खरीद लो, इंडिया ने मना कर दिया, ऐसा लगता है, इसीलिए और ज़्यादा चिढ़ गए। F-35 कैसे लेंगे ना, खरीद लेंगे, उसके बाद आप कंपोनेंट देना बंद कर दोगे। मतलब आप लोग तो सन की आदमी हो, नेवर नो ना। हमने खरीद लिया, उसके बाद जब लड़ाई करने गए तो आप बोलो नहीं मेरा प्लेन यूज़ नहीं करो। कैसे यूज़ कर रहे हो भाई, पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ नहीं करो प्लेन, या फिर उसमें कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत है तो नहीं देंगे, तुम अपना देख लो भाई, हम नहीं देंगे, पूरा प्लेन ही बर्बाद हो जाए और बहुत कॉस्टली भी है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, डिफेंस मतलब अगर खरीदना है खरीदिए यूएस से, लेकिन ऐसा ही चीज़ खरीदिए कि भाई बाद में वो धोखा दे तो बहुत ज़्यादा निगेटिव असर ना पड़े, क्योंकि यूएस तो शुरू से ही ना क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब ज़ीरो है शुरू से ही, इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। तो ये सब है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वैसे लोग जिनको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, बहुत ज़रूरी है ना। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, इंडिया में भी लगता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ना कि अगर इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है या फिर जस्ट होने ही वाला है, ऐसे बोले, तो सबसे पहले तो इक्विटी मार्केट में हमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर इकोनॉमी बर्बाद है तो स्टॉक मार्केट नहीं बचेगा, क्योंकि उसके आधार पे ही इकोनॉमी बर्बाद करेगा, कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी ना, परफॉर्मेंस ही नहीं आएगा।
प्रॉफिट ग्रोथ ये सब खत्म हो जाएगा, सेल्स खत्म हो जाएगा, तो स्टॉक प्राइस पूरा खत्म हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट डूब जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये सबसे पहले भाई स्टॉक मार्केट में तो आइडियली हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिसको लग रहा है इकोनॉमी इज़ डेड, तो उन्हें बिल्कुल नहीं करना है फर्स्ट। उसके बाद किसी भी तरह का गवर्नमेंट के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट है या बैंक से सब में एफडी ये सब है पूरा बंद कर देना चाहिए। देखिए इकोनॉमी डूबेगा तो कुछ नहीं बचेगा, आप बैंक का एफडी ये सब कुछ नहीं बचेगा। अगर इकोनॉमी पूरा खत्म हो गया, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा ना। गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करने लगेगा, पैसा नहीं बोलेगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे इंटरेस्ट पे करूँ, डिफ़ॉल्ट करने लगेगा, तो सभी कुछ डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? तो देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आपको इस तरह का लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, तो गोल्ड को एक कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल इक्विटीज़, ठीक है ना, इंडिया में बिल्कुल गलती से भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है, बाहर किया जा सकता है, या फिर गोल्ड इंटरनेशनल कमोडिटी है ना, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी लोग, मतलब बाकी लोग में मैं खुद बोल देता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड या फिर होने वाला है। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे तो पहले भी बताया कि भाई ये गोल्डन पीरियड चल रहा है इंडिया का, आने वाले सालों में परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा, ठीक है। और अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। देखिए कुछ महीनों का 1-2 साल का प्रॉब्लम चलता रहता है, ठीक है, सिक्लिकल चीज़ें हैं। रिटर्न भी तो आया ना भाई, कोविड के बाद उतना ज़्यादा रिटर्न आया, तब तो प्रॉब्लम नहीं था, अब थोड़ा नीचे गिरा, तो सिक्लिकल है ना, अप डाउन चलता रहता है। तो हो सकता है कुछ महीनों का और प्रॉब्लम हो, जो कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया, तो ठीक है, मतलब मैं पर्सनली तो झेलूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गेम है ना। ये 1-2 महीने 1-2 साल में हड़बड़ाकर भागने में पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, सबके बस की बात नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और हाइप जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। कल सैटरडे है, मैं ट्राई करूँगा कल यूट्यूब पे लाइव आने का। सो लाइव स्ट्रीम 8 से 9 बजे रात में होता है, 1 घंटे का। तो कल मैं अपडेट करूँगा अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो। थैंक्स लॉट।